तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर श्री इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं और रोजाना मिलते हैं हम लोग इसी टाइम मैथ्स क्लास में। कल नहीं मिल पाए उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल एरर थे तो जो क्लास है वो हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन वेलकम यू ऑल अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म, और हमारी पूरी एंटायर टीम लगातार आपके साथ लगी हुई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन हमें मिलता है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप रिसीव होता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बड़ा मोटिवेशन की बात है ये हमारे लिए। क्योंकि एक टीचर के लिए एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार जब होता है ना, तो वो टीचर बहुत पावरफुल बन जाता है। और स्टूडेंट के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका हर बच्चा आगे जाए। और हमारा भी ऐसा प्रयास है, फ्यूचर सीरीज एंटायर टीम का प्रयास है कि हमसे पढ़ने वाला, हमसे किसी भी क्षेत्र में जुड़ने वाला, चाहे ऑनलाइन क्लास से, चाहे ऑफलाइन क्लास से, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे हमारी फ्री प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई बच्चा जुड़ता है तो उसको एंटायर प्रिपरेशन की पूरी गाइडलाइन देना हमारी जिम्मेदारी है। और हम, कुछ बच्चों को मैसेज आ रहे थे, सर कितना कोर्स कराओगे? हम सारे टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं, आइए मिलके। और आपको पता ही है डेली हमारी लाइव क्लास आती है, जिस लाइव क्लास में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। डिफेंस की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज लगातार आपको पढ़ा रही है। और इसके अलावा हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, और प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड कोर्सेज वहाँ मिल रहे हैं आपको, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत नॉमिनल प्राइस में। बहुत सारी टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज आपको चाहिए डिफेंस से रिलेटेड, यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, RIMC, सारों के सारों इंटर टेस्ट सीरीज है, और बहुत जल्दी उनके अंदर अपडेशन हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने टेस्ट सीरीज और कोर्स लॉन्च किए हैं, उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोड हो रही है। तो जाइए, अभी बहुत बड़ा और ग्रैंड ऑफर है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो रही है। चलिए बात करते हैं हम लोग। हम बात करेंगे आज RMS के जो PYQ है उनकी, और लास्ट ईयर जो RMS में जो क्वेश्चन आए उनकी बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 क्लास 9th में जो पेपर आया था उसकी, और उस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciate every year by 10% if the present value of the machine is ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. Now value is 10 lakh. What will be the value after 3 years? देखिए क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कम होना, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कम होना, और डेप्रीसिएशन कितना? 10% का। मीनिंग क्या हुआ इसका, कि पहले था 100, अब कितना हो गया? 90। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 90, यानी 10 कम हो गया ना। इसी को 10% बोलते हैं हम लोग। 100 पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसी को 10% बोलते हैं हम लोग। यानी पहले था 100, अब कितना हो गया? 90। तो एक, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो कितना रहा, कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 90/100 रहा। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका कितना रहा? 90/100 रहा। ये परसेंटेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सर सेकेंड ईयर के अंदर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये प्राइमरी वैल्यू है। सेकेंड ईयर में 10% का लॉस हुआ, तो ये भी कितना हो गया? 90/100 हो गया, 90/100 हो गया। थर्ड ईयर में भी क्या हुआ सर? थर्ड ईयर में क्या है कि ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू रहती है, और थर्ड ईयर जब एंड होगा तो उसका भी 10% डेप्रीशिएशन लग गया। यानी 3 बार डेप्रीशिएशन लगा, यानी 3 बार परसेंटेज 10% से चीजें कम हो रही है, यानी इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। और सक्सेसिव परसेंटेज के लिए डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट से हम काम करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और विद इन ए माइक्रो सेकेंड्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाना है ना। 10 लाख लिखना है अपने को, तो अपने को 6 जीरो यहाँ प्लेस करना है। मल्टीप्लाई विद, ये देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू है। फर्स्ट ईयर में 10% कम किया, ये हो गया 10% कम। सेकेंड ईयर में 10% कम किया, ये हो गया सेकेंड ईयर का 10% कम। थर्ड ईयर में 10% कम किया, ये हो गया थर्ड ईयर का 10% कम। ये हो गया सक्सेसिव डिप्रेशन, जो डेप्रिसिएशन है वो हो गया भैया।
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 9 का क्यूब होता है 729, 729 और 000 3 बार 0, तो ये आंसर आ गया 7,29,000 ओनली। सी इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन 10 to 20 सेकंड्स आप इसको बना सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो फैक्टर, फैक्टर निकालने। तो व्हाट यू मीन बाय फैक्टर? सर फैक्टर को सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना तो टुकड़े, जैसे 6 का फैक्टर 6 कैसे बनता है? सर 2 into 3 से बनता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से सेम चीज आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। सिंपल सी बात है। अब यही फैक्टर यदि किसमें हो, अलजेब्रा में हो, थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा समझना है हमें। क्या लिखा हुआ है? 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करना है, इसको तोड़ना है। और इस तरह की इक्वेशन का नाम होता है क्वाड्रेट, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक, बोल सकता हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपको तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्यों यूज किया क्वाड्रेटिक? जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, यही बोलूं जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलता हूं? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 होती है बोलता हूं लीनियर। जिसकी डिग्री 3 होती है क्या बोलता हूं? क्यूबिक बोलता हूं, है ना। तो ध्यान रखना ये पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 1 उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 3 होती है, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यदि इसी पॉलिनोमियल के आगे मैं इक्वल्स टू लगा के 0 या कोई नंबर लिख दूं यहाँ पे, 0 लिख दूं यहाँ पे, या कोई नंबर लिख दूं यहाँ पे, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप इसे ध्यान रखें कि इक्वेशन का मतलब एक एलएचएस होता है, दूसरा आरएचएस होता है। और सिंपल यदि इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं है तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है। चलिए बात करते हैं इसकी। इसमें 3 टर्म है बेटा जी, 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। कौन सा मेथड? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या सर सब जगह ऐसा ही करना होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही होता है? नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन कि क्या गिवन है, डिपेंड्स ऑन कि गिवन क्या है। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 तीन टर्म्स हैं, और 3 टर्म है तो मिडल वाले को स्प्लिट किया जा सकता है, बीच वाले को तोड़ा जा सकता है। तो इसको स्प्लिट करना है। सर 9m को स्प्लिट करके क्या लिखना है? सर ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए बाहर क्या लिखा हुआ है? सर बाहर लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है 3m का स्क्वायर और एक तरफ लिखा हुआ है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो सर कितना आ गया? 18m का स्क्वायर आ गया, 18m का स्क्वायर आ गया। बाहर वाले दोनों टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। बीच में क्या टर्म है? सर बीच में 9m आया है, 9m है, और बाहर है 18m का स्क्वायर। अब मुझे इस 9m को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि मैथ्स बोलता है 9m को 9m ही रहना चाहिए। आप ब्रेक डाउन करके कुछ लिख सकते हो, जैसे 9m को मेरी मर्जी हुई तो मैं m प्लस 8m लिखूं तो मैथ्स बुरा नहीं मानता, क्योंकि 8m और m 9m ही होता है। लेकिन मैं इसको 5m और 8m नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कितना हो गया? ये 13m हो गया, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो 9m को मुझे इसी ढंग से ब्रेक डाउन करना है, इसी ढंग से ब्रेक डाउन करना है। ऐसे दो नंबरों में ब्रेक डाउन करना है जिनको ऐड करूँ ना तो वापस से 9m आना चाहिए, नंबर 1 बात। और दूसरा, उनको मल्टीप्लाई करूँ ना तो बाहर वाली ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब 18 के बाद पास जाओ। 18 आपको आइडिया देता है। 18 कैसे आता है? सर 18 into 1 से आता है। सर 18 आता है 9 into 2 से आता है। सर 18 आता है 6 into 3 से आता है। अब देखो, आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो माइनस के बारे में सोचना नहीं है, पहली बात तो अभी देखो क्या है 18, और यहाँ पे आप 18 into 1 लिख दो। ये बात तो एडजस्ट एकदम सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 1 से क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन 18 + 1 क्या हो रहा है? 19 हो रहा है। आपको चाहिए 9, तो ये वाली बात खत्म। यदि यहाँ 9 और 2 लिख दें तो यहाँ पे यदि आप 9 लेते हैं और यहाँ पे आप 2 लेते हैं तो भी 9 2 जा 18 आ रहा है। कोई m बाद में लगा लें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 9 और 2 कितना होता है? 11 हो रहा है। तो ये हमें चाहिए 9, इस बात को हटा दो। सिर्फ एक ही वैल्यू मेरे पास बची 6 into 3, यानी एक ही इसका फैक्टर हो सकता है, वो 6 into 3। और 6 into 3 से बात बन रही है मेरी, 6 into 3 से दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ मैंने लिखा 6m, यहाँ मैंने लिखा 3m, यहाँ मैंने लिखा 6m और यहाँ मैंने लिखा 3m। बिल्कुल 6m + 3m 9, यस।
और 6m मल्टीप्लाई 3m 18m स्क्वायर, दोनों बातें एडजस्ट हो रही है। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकता था, जो बच्चों ने पहली बार देखा उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उनको मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में नहीं आता थोड़ा सा। सेकंड थिंग, उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज नहीं आते विद इन अ माइक्रो सेकंड्स कि हाँ किस ढंग से इसको तोड़ा जाए। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कितना अच्छे से बनाते हैं उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आइडिया हो गया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है, कैसे स्प्लिट करना होता है, आपको ध्यान में पड़ गया होगा। अब मैं लिखूंगा इसको 3m का स्क्वायर, 9m की जगह 6m प्लस 3m और प्लस में 6। आप दो दो का पेयर बना दो, दो दो नंबरों का पेयर बना दो। इस पेयर के अंदर से 3m कॉमन आ रहा है, देखो 3 यहाँ है, यहाँ 3 का फैक्टर है, यहाँ पे m की पावर 2 या m की पावर 1 है, 3m कॉमन आ गया, सिर्फ m बचा। यहाँ पे 3 का डिवाइड किया 6 में 2 आया और m तो बाहर चला गया, इतना ही रहा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचा m और 3 का डिवाइड करो 6 में, यहाँ आ गया 2। यदि आपको चेक करना हो कि मैं यहां तक जितना काम किया है वो सही है या नहीं है, तो तरीका क्या है, ये चेक कर लो कि m+2 ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू एकदम विद सिंबल एक जैसा होना चाहिए। यदि नहीं है इसका मतलब आपने गलत किया है, उसको दोबारा से करने की रिक्वायरमेंट है। ये एक साथ लिख लो, 3m+2 को एक साथ लिख लो। दूसरा, ये रिमेनिंग रह गया, क्या रह गया, 3m+3, इनको एक साथ लिख लो। अब ये आपके आगे फैक्टर, ये आपके फैक्टर आगे, फैक्टर मींस इसको यदि वापस आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ रहा है, करके देख लो। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ रहा है, तो ये फैक्टर यही तो होता है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि m+2 कहाँ पे, m+2 सब में है तो इससे चेक नहीं कर सकते। 3m+3 कहाँ है सर, 3m+3 तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब गलत है। नहीं भाई, इन्होंने क्या कमाल किया है, इस 3 को बाहर कॉमन ले लिया और पहले लिख दिया इसको। 3 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया सर, अंदर बच गया m+1 और इसको बाद में लिख दिया। अब ये मैच कर रहा है, देख लो आपसे। अब ये आपके ऑप्शन नंबर 2 से एकदम डिट्टो मैच कर रहा है कि 3 बार कॉमन ले लिया, m+1 हो गया और m x लिख दिया मैंने, m+2 हो गया। तो ये होता है सिंपल सा फैक्टर निकालना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बहुत अच्छे से काम करना है आपको, तभी आप इस ढंग से फैक्टर निकाल पाएंगे। और फैक्टर वाले टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है, तो हमें फैक्टर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कमांड करनी है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है। जब हम लोग अलजेब्रा करेंगे बहुत बढ़िया से इस पे काम करने वाले हैं और आप विद इन अ माइक्रो सेकंड क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। A metallic cuboid with the dimension 16 centimeter, 8 centimeter and 4 centimeter was melted and recast into a cube. What is the length of the edge of the cube? देखो भैया, ये होता है क्यूबॉइड, इस ढंग का, इस ढंग का जो बनता है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। और इसी को रिकास्ट करके यू वांट कि आपका ये बन जाए क्यूब। क्या चाहते हो आप, कि आपको मिल जाए यहां पे क्यूब, आप इसको रिकास्ट करके क्यूब बनाना चाहते हो। एक चीज याद रखो पहले तो, जब भी बात हो मेल्ट करने की और मेल्ट करके उसको रिकास्ट करने की, तो हमेशा 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 याद रखना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्योंकि रिकास्ट क्या कर रहे हो आप, इसी के अंदर कोई मटेरियल है, उसी को तोड़ मरोड़ रहे हो आप और उसी से वापस कोई नई चीज बना रहे हो। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला वॉल्यूम का लगता है, यहाँ आप एरिया के फॉर्मूले में फंस मत जाना और ना ही कोई दूसरा फॉर्मूला है। रिकास्ट कर रहे हो, कई बार क्या होता है रिकास्ट करते हुए, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा उलझाने के लिए या क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए वो बोलता है कि रिकास्ट के दौरान 5% 10% जो मटेरियल है उसका लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में हमें वो परसेंटेज का भी ध्यान रखना जरूरी है। वैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो पढ़ेंगे पेपर में, उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, दिस इज माई गारंटी। अब बात करते हैं कि भाई ये वाला मटेरियल है, इसको मेल्ट किया और इसको रिकास्ट करके वो बना दिया, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इसको दे दिया। सिंपल सा फंडा है, जो इसका वॉल्यूम था वो इसको वॉल्यूम दे दिया, जितना मटेरियल इसके वजह से बना दिया। इसका वॉल्यूम क्या होता है सर, इसका वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम होता है A क्यूब, साइड का क्यूब। सिंपल सा फंडा है। अब ये दोनों चीजें इक्वल तो दोनों का वॉल्यूम ये भी इक्वल, LBH AT क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये तो बोल रहे हैं इज इक्वल्स टू A क्यूब। हाँ सर ये होना चाहिए। क्या L का वैल्यू गिवन है, हाँ सर गिवन है 16। क्या B का वैल्यू गिवन है, हाँ सर गिवन है 8। और क्या
h का वैल्यू गिवन है, हाँ सर गिवन है, 4 इज इक्वल्स टू a क्यूब। एक तरीका देखिए, क्यूब इधर आता है, क्यूब रूट बनता है ना, ये पता होगा आपको कि स्क्वायर इधर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो बन जाता है स्क्वायर रूट। यदि यहाँ पे क्यूब दिया होता तो यहाँ पे जाकर क्या बन जाता, क्यूब रूट बन जाता। अब क्यूब रूट कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं, छोटा सा 3 लिखते हैं क्यूब रूट में, ध्यान रखना ना, तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये इधर आके क्यूब रूट बनेगा इसका, तो क्यूब रूट मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और क्यूब रूट लगा देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालने का एक तो है कि तीनों को मल्टीप्लाई करो और मुझे क्यूब बढ़िया से याद हो। अब कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जल्दी से चीजें याद नहीं आती, और कैलकुलेशन से बचने के लिए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आंसर एकदम सही हो, तो इस तरह का जब स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो डोंट डू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत करिए। तो सर क्या करें बताओ? देखो भाई, देखो भाई ध्यान रखो, देखिए 8 तो खुद क्यूब होता है, किसका? 2 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 है, तो बात खत्म, इसको तो खत्म कर दो, नीचे 2 लिख दो। अब 16 4 जा 64, अब आपने तो बोला सर मल्टीप्लाई मत करो भाई, मल्टीप्लाई 60 इंटू 4 है ना, 16 इंटू 4, तो आप इसको लिख दो 16 को 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई विद 4। देखिए इसका क्यूब रूट, सॉरी ये क्या है, 4 इंटू 4 और मल्टीप्लाई विद 4, 16 की जगह 4 इंटू 4 आ जाएगा, एक 4 पहले से है, और कोई भी नंबर जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है तभी तो क्यूब बनता है, तो उसका क्यूब क्या हो, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1 बार नंबर रह जाएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा जी, ओनली 4 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा 4, और a का वैल्यू आ जाएगा 8, यानी वो साइड कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी यदि मैं 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को मेल्ट करूंगा, रिकास्ट करके नया क्यूब बना दूंगा, तो नए वाले क्यूब की जो साइड रहेगी दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज योर 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला इजी सा क्वेश्चन इसने इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको बेसिक बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, वो सारे के सारे नंबर जो इस फॉर्मेट में हो, रियल नंबर मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल और उसकी पावर रियल नंबर, जो भी इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, ऑल दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा पूछा जा सकता है, याद रखिए क्लास जो 9th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या जो RIMC का एग्जाम दे रहे हैं, छोटे बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखेगा वो हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, और ये सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूं मैं, टर्म, और टर्म क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस जो भी इसमें लगेगा। तो ये एक टर्म है, एक टर्म इसको फॉलो करना चाहिए, अगली टर्म भी फॉलो करनी चाहिए, एक 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 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितनी भी टर्म है उन सबको ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। आपने एक नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ध्यान में रहेगा, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आप बता दिया कि रियल नंबर वेरिएबल की पावर रियल नंबर, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इसी का एक छोटा टाइप होता है जिसका नाम होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बात चल रही है तो ये भी बात कर ही लेते हैं हम लोग, वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर। ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट ये जो पॉलिनोमियल है वो स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं होकर के होल नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होकर के क्या होता है, होल नंबर होता है। बस इतना सा चेंज होता है किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। अगली बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं अब कि भाई इसमें करना क्या है। इसमें देखो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अनन ऑफ अबो। अब मोनोमियल, मोनोमन हमेशा होता है एक, बायोमन होता है दो, ट्रायोमन होता है तीन। मोनोमन एक, बायोमन दो, ट्रायोमन तीन, टेट्रामन चार, पेंटामन पांच, हेक्सामन छह, हेप्टामन सात, ऑक्टामन आठ,
निनोमन 9 और डेकामन 10, ये पता होना जरूरी है। मोनोमियल, देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल। मोनोमन एक, मियलमन टर्म, आप आराम से समझ पाएंगे। मोनोमियल वो सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोला जाता है जिनके पास ओनली वन टर्म होती है। बाइनोमियल उन एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसके अंदर दो टर्म होती है। ट्राइनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसके अंदर तीन टर्म होती है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई यहाँ पे टर्म कितना है सर, यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म। नहीं भाई, इसमें तीन ही टर्म है। एक टर्म दूसरी टर्म से दो ही ऑपरेशन से अलग होती है, या तो वो अलग होगी प्लस से या वो अलग होगी माइनस से। यदि 3x, y, z, p, r, n, t और सबकी किसी की पावर अलग अलग है, मान लीजिए इतना बड़ा भी कोई एक्सप्रेशन है तो वो भी एक सिंगल टर्म है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, कहीं भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। दैट्स वाई इसको टोटली इंक्लूड इन वन टर्म। यदि ऐसा भी हो कोई भी, मान लीजिए P है, Q है, R है, अपॉन के अंदर A B C X P R, तो ये भी एक सिंगल टर्म होती है, चाहे कितने भी एक्सप्रेशन, कितने भी यहाँ पे वेरिएबल, कितने भी कांस्टेंट साथ में हो। तो ध्यान रखना कोई भी टर्म जो सेपरेट होती है वो प्लस या माइनस से होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। अब इसमें टर्म कितनी है सर, एक टर्म होती तो मोनो होता, लेकिन दूसरी टर्म आ गई तो बायो है, अलग तीसरी टर्म आ गई तो ट्रायो है। इसका राइट आंसर इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्यूब हैज, क्यूब के पास क्या फेस कितने होते हैं। तो क्यूब देखो, क्यूब आपको ऐसा दिखता है, क्यूब आपको ऐसा दिखता है। कोई भी आपने घर में ऐसा ऑब्जेक्ट देखा होगा, तो इसमें फेस का मतलब ये वाला आगे वाला सरफेस इसका फेस है। कितना फेस, ये एकदम फ्रंट वाला 1 नंबर, इसके जस्ट बैक वाला 2 नंबर, टॉप वाला 3 नंबर, बॉटम वाला 4 नंबर, लेफ्ट वाला 5 नंबर, राइट वाला 6 नंबर। तो ए क्यूब हैज 6 फेसेस। इस क्यूब में फेस कितने होगा सर, फेस होते हैं 6। वर्टेक्स कितनी होती है सर, वर्टेक्स एक। कलर चेंज कर लेता हूं ना, ताकि जो बच्चों को फर्स्ट टाइम कोई चीज देख रहा है उसको समझ में आ जाए। वर्टेक्स एक, वर्टेक्स दो, वर्टेक्स तीन, वर्टेक्स चार, वर्टेक्स पांच, वर्टेक्स 6, वर्टेक्स 7 और वर्टेक्स 8। यानी 4 वर्टेक्स टॉप पे, 4 वर्टेक्स बॉटम पे। तो वर्टेक्स कितनी होती है सर, वर्टेक्स होती है 8। एक होता है एज, एज मन किनारा। एज कितने होते हैं सर, एज काउंट कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, अभी काउंट कर लेते हैं साहब, अभी काउंट कर लेते हैं। कलर कोई चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन कलर देखते हैं कैसा काम करता है। सर एक एज ये रहा, दो एज, तीन एज, चार एज, चार तो ये रहे सर। सर 4 ऊपर है, 4 नीचे होंगे, 5, 6, 7 और 8। 4 एज, 4 किनारे नीचे, 4 किनारे ऊपर, 4 और 4 8, और इन चारों किनारों को ऊपर नीचे ले जाने वाले कुछ किनारे यहां भी तो होंगे। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। टोटल 12 एज होती है। कितनी एज होती है, 12 होती है। अब इन तीनों को मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के किसको, किसी भी 3D फिगर के, इसमें 3D फिगर ऑफ फेस होगा जरूर, वर्टेक्स होगी जरूर और एज होगी जरूर, तीनों में होगा ही होगा। तीनों चीजें होगी जितने भी 3D फिगर्स हैं। तो इन तीनों को मिला करके एक बंदे ने एक काम कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया और नाम रख दिया इल्यूर फॉर्मूला। क्या नाम रख दिया, इल्यूर फॉर्मूला। इल्यूर्स फॉर्मूला। कुछ किया नहीं है, कुछ उखाड़ा नहीं है बहुत बड़ा उसने, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पेपर में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर मल्टीपल, इवन देन एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका जो एग्जाम होते हैं 10+2 हो गया या CGLE हो गया, उन जो बड़े बड़े एग्जाम जिनको बोल सकता हूं मैं, उन एग्जाम्स में ये फार्मूला साहब आता है। तो फार्मूला सीख लेना चाहिए। क्लास 6 के बच्चे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 9 के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है, 8th 5th किसी क्लास के बच्चे हो, सीखना तो किसी भी एज में और किसी भी क्लास में चाहिए ही चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन तीनों को मिक्सअप किया और एक फार्मूला बना दिया। उसने बोला सर बड़ा फार्मूला बना रहा हूं देखिएगा। सर मैं बोल रहा हूं F + V माइनस करूंगा 2
तो आ जाएगा ई। अरे साहब ये फॉर्मूला याद करने की कहाँ जरूरत है, एक इसका डायग्राम याद कर लो, पता ही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 बन रहा है, 2 माइनस करना पड़ेगा तभी तो 12 आएगा। ये इसने लिख दिया भाई साहब। तो ये फॉर्मूला बनता है इल्यूर फॉर्मूला। फेस प्लस वर्टेक्सेस माइनस करोगे 2, हमेशा एज का नंबर आएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, एफ वी -2 तो ई आता है। अब ये फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, तो सिंपल सा आपको यही बोलूंगा, ये डायग्राम बना लो, ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ये फेस एज और इन तीनों को साथ लिखना है, तो साथ लिखने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 माइनस करो, ये बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, ये 14 - 2 12 आ रहे हैं। भूलना ही नहीं है, फेस में वर्टेक्स ऐड करना है, 2 माइनस करना है, एज आ जाएगा। तो भाई साहब एक क्यूब में फेस कितने होते हैं बेटा जी, 6 होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, कोई टेंशन नहीं है ना। और इल्यूर फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, ग्रेट जॉब। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The sum of money doubled itself in a 3 years of compound interest. When the interest is compounded annually, in how many years will it amounted to 16 times of itself? बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। इसमें आपको कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों है? यदि आपने ईमानदारी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा है और उसके क्वेश्चंस को बनाया है, 250 क्वेश्चन तो कम से कम बनाए हो, 2 क्वेश्चन तो बनाए हो भाई साहब। यदि आपको बनाया तो आपने क्वेश्चंस के नेचर को देखा होगा, कमाल की चीजें निकल के आती है। कैसे कमाल की चीजें निकल के आती है? कोई प्रिंसिपल, कोई भी अमाउंट, कोई सॉरी प्रिंसिपल है पी, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और वो डबल होने के लिए, यानी पी से वो 2p होने के लिए, पी से वो 2p होने के लिए यदि n नंबर ऑफ ईयर्स लेता है, n नंबर ऑफ ईयर्स लेता है, p से यदि वो 2p होने के लिए n नंबर ऑफ ईयर्स लेता है, तो 2p से 4p होने के लिए, 2p से 4p होने के लिए अगेन वो n नंबर्स ऑफ ईयर लेगा। 4p से 8p होने के लिए ही वो n नंबर ऑफ ईयर्स लेगा। यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को कभी भी ध्यान से पढ़ा है तो, है ना, क्या पढ़ा है? कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल है और वो n नंबर ईयर्स में, जैसे मैं बोलूं कि कोई प्रिंसिपल 2 साल में, कितने साल में सर? 2 साल में डबल होता है, तो बताइए 4 टाइम कब होगा? सर ये देखो 4 टाइम, और कितना, कितनी बार है सर? n और n 2n, यानी 2, यहां भी 2, 2 और 2, ये सर 4 ईयर का समय लग गया। सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, आप देखेंगे कमाल की बात, देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, जस्ट लुक इट सेल्फ। प्रिंसिपल था सर, डबल होने में कितना टाइम लग गया? 2p होने में कितना टाइम लग गया सर? 2p होने में 3 इयर्स का टाइम लग गया, 3 इयर्स का टाइम लग गया। ठीक है सर, कितना टाइम चाहिए आपको सर? सर 16 टाइम्स चाहिए, 16 टाइम चाहिए। चलिए 2p से सर 4p हो जाएगा, 4p से 8p हो जाएगा, 8p से सर 16p हो जाएगा, हो रहा है ना इसका 16 टाइम्स। यदि ये चीज होने में 3 इयर्स लग रहा है तो यहां भी 3 इयर्स लगेगा, यहां भी 3 इयर्स लगेगा, और यहां भी 3 इयर्स लगेगा। तो टोटल टाइम 3 + 3 + 3 + 3, यानी ये 12 इयर्स में कमाल हो जाएगा। यानी वो अमाउंट 12 इयर्स में 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, द रेशनल नंबर टू बी एडेड टू गेट दिस वन। भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? एक रेशनल नंबर जो ऐड कर दें, कौन सा रेशनल नंबर? एक्स रेशनल नंबर, इसको ऐड कर दें किसमें? -4/7 में, तो क्या मिल जाए? 3/11 मिल जाए। इतनी सी तो कहानी है, तो इस क्वेश्चन में तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इसको यहां से उठाएंगे, माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है, 4/7, एलसीएम ले लो, एलसीएम इट कम्स टू 21, इट रिमेन्स 3, और ये हो गया 12, ये हो गया 15/21, कैंसिल करेंगे 5/7, 5/7, तो राइट आंसर इज अ ए।
तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, क्योंकि कोई बताने वाली बात नहीं है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर यहां तक है, एच क्यों दे दिया इसने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वी नीड टू फाइंड HCF। अब HCF जब भी वेरिएबल्स में आता है ना, तो स्माइल करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्योंकि सबसे लल्लू क्वेश्चन में से ये आते हैं HCF LCM वाले क्वेश्चन, कि जहां पे कैलकुलेशन करनी ही नहीं है भाई। कैसे नहीं करनी सर बताइए? देखिए 12 A की पावर 2, BC 15 A की पावर 3, B की पावर 2 और C की पावर 3। सर जो नंबर्स है ना, उनका तो HCF जैसे लेते हैं वैसे ही लेना है ना, HCF जैसे लेते हैं वैसे ही लेना है। यानी आप 12 के फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 5। सर कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 3 है। तो 12 और 15, 12 एंड 15 का HCF तो 3 आएगा। तो पहले देखो 3 कहाँ है सर? सब जगह 3 है, कोई चांस ही नहीं है अपने यहां से तुक्का मारने का, तो हटा दो। ठीक है, इन दोनों का आ गया। सर अब जो भी तुम्हें वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ना भाई, उन वेरिएबल्स में व्हेन यू फाइंड द HCF ना, देन लोवेस्ट लोवेस्ट लोवेस्ट, सबसे छोटे वाली पार को लेना है, सबसे छोटे वाली घात को लेना है। और LCM निकालना हो तो बड़े वाले को लेना है, सिंपल सी बात है। इन दोनों में छोटा कौन सर? ये। तो देखो A स्क्वायर का है सर, सब में A स्क्वायर है, ये नहीं है, हटा दो। B और B स्क्वायर में सबसे छोटी पार B1, B है सर। B कहाँ कहाँ पे है सर? सर ये रहा, बात खत्म। C को देखना ही नहीं है ना, फिर भी C को देख लो, C की पार सबसे कम ये है। तो आंसर हो गया 3। इन दोनों का HCF 3। इसके अंदर हो गया A स्क्वायर, इसमें हो गया B और इसमें हो गया C, इसमें हो गया C। यानी ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया, जिसका डिवाइड इसमें भी जाता है और इसका डिवाइड इसमें भी जाता है। और LCM क्या होता है? वो सबसे छोटा एक नंबर होगा जिसके अंदर इन दोनों का डिवाइड जाएगा। ठीक है, HCF का आंसर तो आ गया। मैं इसका LCM निकालना सिखा देता हूं, फिर क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। देखिए मुझे LCM निकालना हो तो पहले 12 और 15 का LCM निकालना होगा। ये आपको अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हो, आप ट्रेडिशनल मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड किया 3 आया, 15 डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड किया 1 आया, 5 रहा, 5 से डिवाइड किया 1 आया, 4 12 60। आंसर कितना आ गया? 60। ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों करोगे आप भाई? क्यों करोगे आप 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा सा देखो, 12 और 15 का LCM लेना है, तो LCM के लिए बड़े नंबर का टेबल बोलना स्टार्ट करो। क्या डिविजिबल है? नहीं। 2 जाके 30 डिविजिबल है? नहीं। 45 डिविजिबल है? नहीं। 60 डिविजिबल है? हाँ, बात खत्म। तो LCM कितना सर? LCM आ गया 60। इन दोनों का LCM आ गया 60। ठीक है सर, 60 LCM आ गया। अब A स्क्वायर और A में हाईएस्ट पावर सर A क्यूब है। B और B स्क्वायर में सर B स्क्वायर है। C और C क्यूब में सर C क्यूब है। दिस इज योर LCM। ठीक है, तो HCF LCM बहुत ही आसान टॉपिक है, यदि आपके साथ नंबर के साथ कुछ वेरिएबल्स आपको मिलते हैं तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, आप लोगों को इस क्लास से कितना फायदा हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। या हमारे गिवन नंबर जो डैशबोर्ड के नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत अच्छे रिव्यूज हमें मिल रहे हैं, और हम बड़ा अपने आप को पावरफुल, बड़ा अपने आप को मतलब बोलते हैं कृतज्ञ मानते हैं, और अपने आप से बहुत मोटिवेट फील करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट लगातार हमें मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।